चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, मोशन अंडर ग्रेविटी। अब मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या है? जमीन के नीचे नीचे जाना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब जब कोई चीज को हम मूव करवा रहे हैं या फिर मूव हो रहा है कोई बॉडी बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, तो हम उसको कहेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। समझ में आना? थोड़ा एक मिनट, थोड़ा इसको सेटिंग और थोड़ा सा चाहिए। ठीक, तो इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब हुआ कि बॉडी मूविंग अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। मान लो कि मैं कोई पेन को ऐसे ऊपर फेंक दिया, ये ऊपर गया नीचे आया। क्यों नीचे आया भाई? ग्रेविटी इसको खींच रहा है। लेकिन सोचने वाली चीज ये है, क्या इस पेन के ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही आ रहा था? जब ये ऐसे जा रहा था उसके ऊपर तीन फोर्स आ रहे थे। एक हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स, द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। दूसरा हुआ एयर रेजिस्टेंस फोर्स, जैसे ये चलता है हवा को चीरते हुए जाता है, धक्का देता है तो हवा भी उसको रोकने की कोशिश करता है। ठीक है ना? अब कोई पत्थर को फेंकोगे तो वो क्या होता है, काफी दूर जाता है। कागज का टोला बना के फेंकोगे, जाएगा ज्यादा दूर? नहीं जाए। क्यों? हवा उसके ऊपर एक फोर्स देता है। फोर्स कम हो सकता है लेकिन पेपर का मास कम था इसलिए वो बहुत जल्दी रिटार्ड हो जाता है। पत्थर रिटार्ड नहीं होता है, पत्थर दूर तक चले जाता है, मतलब एयर रेजिस्टेंस फोर्स। और वो जो एयर रेजिस्टेंस फोर्स है वो क्या होता है, हरदम मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में होता है और डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर। ज्यादा वेलोसिटी हुआ तो ज्यादा अपोजिशन मिलेगा। ठीक है? जो कार्स बनते हैं आपका, वो एरोडायनेमिक डिजाइन के बनते हैं, मतलब ज्यादा स्पीड में जाने से भी उसका डिजाइन ऐसे रहेगा कि उसके ऊपर एयर का फोर्स ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है? आप लोग एक जान की बात बता देता हूँ, जब आप हाईवे में जा रहे हो ना, कभी कभार हम सोचते हैं कि हाईवे में तो जा रहे हैं तो क्या करते हैं, खिड़की दरवाजा खोल देते हैं, एसी क्यों लगाएंगे। और कोई दूसरा क्या करता है, खिड़की दरवाजा बंद करके एसी करके लगा के चलता है। किस में ज्यादा खर्चा आता है बताओ? एसी लगा के चलाने से, अगर ज्यादा स्पीड में जा रहे हो, फिर रनिंग एट स्पीड ऑफ 80-90 इस रेंज में जा रहे हो, एसी लगा के जाने से भी ज्यादा खर्चा नहीं होगा। लेकिन अगर खिड़की दरवाजा खोल के गाड़ी को चलाओगे तो ज्यादा खर्चा होगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस फोर्स ज्यादा जोर से रोकने की कोशिश करता है। एयर रेजिस्टेंस फोर्स इज वेरी प्रोमिनेंट। हाँ, तो हम लोग बात पे वापस आते हैं। जब इस चीज को हम फेंक दिए और ये वापस मेरे हाथ में आया, इस दौरान उसके ऊपर क्या क्या फोर्स आया? एक हुआ ग्रेविटी, एक हुआ एयर रेजिस्टेंस। कैसा हो एयर रेजिस्टेंस फोर्स? वो अपोजिट टू मोशन। ऊपर जा रहा था तो फोर्स नीचे की तरफ था, नीचे आ रहा था तो फोर्स ऊपर की तरफ था। तीसरा फोर्स कौन सा हुआ? ऑफ थ्रस्ट। आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो जानते हो ना, इट इज डिस्प्लेसिंग सम अमाउंट ऑफ एयर, तो उस एयर का जो वेट है दैट इज गिविंग ए फोर्स ऑन इट। ऐसे करके तीन फोर्स आ रहे हैं। जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा बाकी सारा फोर्सेस को हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है? तो मतलब बॉडी जो मूव कर रहा है इट इज ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। ऊपर जा रहा है तब भी ग्रेविटी खींच रहा है, नीचे आ रहा है तब भी ग्रेविटी खींच रहा है। अब कोई चीज को ऐसे ऊपर फेंक दिए, ऊपर गया नीचे आया, तो इससे मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन हुआ ना, इसको हम कहेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी इन वन डायमेंशन। अगर इस चीज को ऐसे फेंक दिए, ऐसे करके आया, कोई क्रिकेट बॉल को छक्का मार दिया, छक्का उड़ते हुए बॉल गया, तो भी मोशन अंडर ग्रेविटी हुआ, लेकिन इट इज नॉट वन डायमेंशनल, इट इज टू डायमेंशनल मोशन। हम लोग बात कर रहे हैं अभी मोशन अंडर ग्रेविटी वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है? पहला चीज के बारे में क्या देखेंगे, इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है? वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं, क्या लिखेंगे? इट इज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। कैसे पता चला? हम लोग बताए थे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन किसको कहते हैं। बुक के हिसाब से क्या डेफिनेशन था? इफ ए बॉडी अंडरगोज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। खा के ये तो इफेक्ट था, एक्सीलरेशन के इफेक्ट से इसको डिफाइन नहीं करते हैं। कैसे बताए थे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन कोई बॉडी होगा? कैसे बताए थे? कोई बॉडी का एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा, तो एक्सीलरेशन कब कांस्टेंट रहेगा? जब उसके ऊपर फोर्स कांस्टेंट रहेगा। तो फोर्स मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। तो जब कोई बॉडी को हम ऊपर फेंक दिए, वो हवा में ऊपर गया नीचे आया, रास्ता भर हर जगह उसके ऊपर एक ही फोर्स आ रहा था, क्या? इसका वेट। अगर इसका मास m है, वेट है mg, जो कि नीचे की तरफ है। mg इज डाउनवर्ड्स। तो
तो हम कहेंगे इसमें जो फोर्स आ रहा था, हेलो, हाँ स्वस्तिक कहो। हम तो बर्तन क्लास रे अछि बेटा, मोर पर्सनल मेसेज है ना, हम देखि पनी एते पिलांग डाउट अछि देखि पनी ग्रुप रे देले हम करूछि सेडा को। तू पळे आसुन केतला सी डाउट पछरी जौन इटी पाखरे अछि मु। हाँ मु भी बर्तन क्लास चलछि ना, क्लास मझिरे अछि, रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग होछि ना। हाँ तो बहुत गुड़े डाउट धरिक पळे आसु, एका संगे करि पड़े। ओके ओके ऑल द बेस्ट। ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन कैसे? क्योंकि जब भी हम कोई बॉडी को हम ऊपर फेंक दिए, बॉल को ऐसे गया ऊपर आया नीचे, वैसे वो जैसे जाएगा सीधा आएगा। समझाने के लिए भी थोड़ा बगल में से बनाया है। जब ये ऊपर जा रहा था तो बॉडी के ऊपर क्या फोर्स आ रहा था? What was the force acting on it? The only force was the weight of the body. You call it mg. जब वो नीचे आ रहा था उसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा था? Only force mg. तो बॉडी चाहे ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, हर जगह उसके ऊपर हम क्या देख रहे हैं? एक ही फोर्स आ रहा है, एक ही फोर्स आ रहा है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी फिक्स्ड है, डायरेक्शन भी फिक्स्ड है, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन हुआ। सपोज कोई बॉडी को हम ऐसे फेंके, इतना जोर से फेंके कि मान लो 10 किलोमीटर ऊपर तक चला गया, तो क्या हम इसको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन बोलेंगे? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हम जानते हैं जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ऊपर जाने से धीरे धीरे घटता है। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा mg का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, क्या बदलते जाएगा? वेट विल चेंज, तो दैट विल नॉट बी ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। ध्यान रखना, वो लोग तो उसी के ऊपर क्वेश्चन डालते हैं जहां पर लोग आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो कोई चीज को नॉर्मल ऐसे थोड़ा सा फेंके, ऊपर गया नीचे आया 20, 50, 100, 150 मीटर में, तो ठीक हम उसको कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। और बहुत ज्यादा हाइट से आया, मान लो कोई रॉकेट गिर रहा है से 20 किलोमीटर हाइट से, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ जी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, है ना। हाँ, तो क्या हुआ? इट इज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। द एक्सीलरेशन at any point of motion is given by A is equal to force by mass, that is mg by m, that is g, किस डायरेक्शन में? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो क्या हो गया? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया g। समझ में आ रहा है क्या? तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है। तो एक्सीलरेशन क्या हो गया इसका? g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। वैल्यू कितना है? 9.8 है, 9.8 है g का वैल्यू। हम तो 10 लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए आसान होता है। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g का मैग्नीट्यूड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जैसे पता चल गया कि ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है, तुरंत हमारा कान खड़े हो गए, क्योंकि इससे पहले हम लोग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन पढ़े थे। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन का जितने सारे फॉर्मूले हैं सारे एप्लीकेबल है। सारा फॉर्मूला याद है ना? 8 फॉर्मूला बताए थे। v इक्वल टू प्लस टी, एस इक्वल टू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2as, एसएन इज इक्वल टू u प्लस a by 2 to 2n minus 1. Distance is traveled in the equal consecutive intervals are in AP starting from rest, then in the ratio 1:3:5:7:9 ऐसे करके दिए, ऐसे करके ढेर सारे फॉर्मूला बताए थे। सारा फॉर्मूला एप्लीकेबल हो गया इसके लिए। Average velocities between two instants is sum of instantaneous velocities by 2, वो सारा एप्लीकेबल हो गया। अच्छा, नंबर 2, इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज हुआ जो बताने के लायक है, वो ये है कि अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन are symmetrical. Upward motion and downward motion are symmetrical. ठीक है, मतलब ये देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है
ये ना आई हैव सीन इज नॉट गिवन इन एनी बुक, जबकि आप देखोगे मेजॉरिटी क्वेश्चन को मैं इसी स्टेटमेंट से सॉल्व कर लूंगा। इतना पावरफुल, इस पर थोड़ा ध्यान देना। क्या बोल रहा है? अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन आर सिमेट्रिकल। मतलब अगर कोई चीज को हम यहां से फेंके u स्पीड में, तो ऊपर जाते वक्त उसके साथ जो भी कुछ होगा, नीचे आते वक्त उसके साथ एग्जैक्टली वही सब होगा। मतलब गिरेगा तो कितना वेलोसिटी में, जब गिरेगा उसका वेलोसिटी कितना होगा, u, स्पीड कितना होगा u। सपोज जब वो इधर से था, इधर जाते वक्त उसका स्पीड था मान लो v1, तो जब यहां पर होगा इधर आते वक्त उसका स्पीड क्या होगा v1। मान लो यहां से यहां तक जाने के लिए, और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, सपोज यहां से यहां तक जाने के लिए उसको टाइम लगा t1, तो आते वक्त यहां से यहां तक आने के लिए टाइम लगेगा t1। समझ में आया ना? कोई आपको पूछेगा बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड ऑफ मोशन, यू विल से दैट इज सेम एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड ऑफ मोशन। एवरीथिंग इज सिमेट्रिकल, मिरर रिफ्लेक्शन है। समझ में आया क्या? बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको पकड़ना। तीसरा हुआ, अभी तक हम लोग जो कर रहे थे क्या, यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन मोशन, मोस्टली उसमें क्या था कि वन डायमेंशनल मोशन था, लेकिन हम लोग वेक्टर को ज्यादा इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे थे। लेकिन थोड़ा इसमें साइन कन्वेंशन ले लेंगे, कुछ भी एक साइन कन्वेंशन लेंगे, उसका कोई रीजन नहीं है कि क्यों इसे ले रहे हैं, अपनी मर्जी से ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? चलो मानते हैं कि सारे अपवर्ड वेक्टर पॉजिटिव है क्योंकि वाई एक्सिस से होता है ना, और सारे डाउनवर्ड वेक्टर नेगेटिव है क्योंकि वाई का उल्टा होता है। जैसे इस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो आप यूजुअली कहते हो कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो कहोगे इसका हो गया यू जे कैप। इसका कितना हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस यू जे कैप, क्योंकि डाउनवर्ड है। तो कहने का मतलब है सारा अपवर्ड क्वांटिटी को पॉजिटिव ले लेंगे, सारा डाउनवर्ड क्वांटिटी को नेगेटिव ले लेंगे। तो क्या कहेंगे हम लोग, यहाँ पे v हो गया था u, हाँ तो क्या कहेंगे, साइन कन्वेंशन लेंगे, साइन कन्वेंशन। इसमें हम लोग क्या लेंगे, चलो लेते हैं ऑल अपवर्ड वेक्टर्स आर टेकन पॉजिटिव एंड ऑल डाउनवर्ड वेक्टर्स आर टेकन नेगेटिव। समझ में आना? अब बोलोगे सर ऐसा क्यों ले, अपवर्ड को नेगेटिव क्यों ले लिए? ले सकते हो भाई, अपना मर्जी है। सारा अपवर्ड वेक्टर को नेगेटिव ले लो, सारा डाउनवर्ड वेक्टर को पॉजिटिव ले लो, ले सकते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे लेते हैं कन्वेंशन, सबको एक बराबर कन्वेंशन लेंगे तो होगा। और एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल करते वक्त दो बार साइन कन्वेंशन बदलना मत। पता चला कि आधा तक अपवर्ड वेक्टर को पॉजिटिव लिए, डाउनवर्ड को नेगेटिव लिए, बाकी आधा में अपवर्ड को नेगेटिव ले लिए, डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लिए। ऐसे गलती मत करना, जो भी लेना है पूरा न्यूमेरिकल में लेना है। जैसे समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए मैं बताऊं, सपोज हम यहां से कोई चीज को 25 मीटर पर सेकेंड में फेंकते हैं, वो गया ऐसे ऐसे गया, जब वो आके कुछ 20 मीटर हाइट में था, तब चलो मानते हैं कि 15 मीटर हाइट में था, 20 मीटर हो गया तो 20 मीटर हाइट में था, तो पता चला कि वो गिर रहा था, तब उसका स्पीड था सपोज 15 मीटर पर सेकेंड, ऐसा करके ये पॉइंट को ए मानते हैं, ये पॉइंट को बी मानते हैं। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, ड्यूरिंग मोशन, ड्यूरिंग ए टू बी मोशन, क्या कहोगे? इनिशियल वेलोसिटी को आप क्या कहोगे? 25 मीटर पर सेकेंड, अपवर्ड की डाउनवर्ड? अपवर्ड, तो लिखेंगे प्लस 25। फाइनल वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? फाइनल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट बी, बी में जो वेलोसिटी हो फाइनल वेलोसिटी कैसा है? डाउनवर्ड है। कितना है? 15 है। क्या लिखेंगे? -15। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट ये सब मीटर पर सेकेंड है, ओके, मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कितना? 20 मीटर ऊपर की तरफ हुआ है, तो लिखेंगे प्लस 20 मीटर। एक्सीलरेशन क्या लिखेंगे? जब वो ए से बी जा रहा था, एक्सीलरेशन क्या था? इट इज ऑलवेज जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो क्या लिखेंगे? -g, जी का वैल्यू 10 है, आप लिख सकते हो -10। समझ में आया क्या? तो साइन कन्वेंशन को ऐसे यूज करना है, जो जो अपवर्ड वेक्टर मिलेंगे उसको
पॉजिटिव लेंगे, जो डाउनवर्ड वेक्टर मिलेंगे उसको नेगेटिव लेंगे। सपोज हम कहेंगे यहां से ऊपर तक जाने के लिए टाइम लगा t1, यहां से यहां तक आने के लिए टाइम लगा t2। बताओ t1 पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? ऊपर तक जाने के लिए पॉजिटिव। यहां से यहां पर आने के लिए टाइम लगा t2, नीचे आया टाइम क्या लेंगे? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। टाइम इज स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर का साइन कन्वेंशन होगा, अपवर्ड वेक्टर का पॉजिटिव, डाउनवर्ड वेक्टर का नेगेटिव। ऊपर जाने का टाइम या नीचे जाने का टाइम, टाइम का कोई डायरेक्शन होता नहीं है। देयर आर स्केलर क्वांटिटीज, उनका कोई पॉजिटिव माइनस से नेगेटिव से कोई मतलब है ही नहीं। क्या आप लोगों को ये चीज बढ़िया से समझ में आया? क्योंकि इसके बाद मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करने वाला हूं, थोड़ा आप लोग नोट करो, ठीक है? पॉज करके नोट कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं अभी केसेस के साथ। बहुत सारे केसेस हम लोग डिस्कशन करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, पॉइंट नंबर 4। ये पॉइंट नंबर 4 में हम लोग देखने वाले हैं, एक केस ले लेते हैं, केस 1 ले लेते हैं। केस 1 क्या? ए बॉडी was projected vertically upward with speed with u मीटर पर सेकेंड। कोई बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक दिए, u स्पीड पे है, गया ऊपर आया नीचे। इस मोशन के बारे में देखना है, ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूं। बीट नंबर 1, चलो हम लिखना चाहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए से जाके बी में आके गिरने के लिए कितना समय लगेगा, ए टू बी मोशन का टाइम कितना होगा? समझ में आ रहा ना? ए टू बी मोशन का टाइम कितना होगा? अब ए टू बी मोशन का टाइम कितना होगा जानने के लिए पहले हम देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट को टी कहते हैं। इसको निकालने के लिए पहले हम लोकेट करेंगे कि कहां से कहां तक का मोशन देखना है, ए टू बी मोशन देखना है। चलो इसको नोट करते हैं, क्योंकि मैं आपको बताने के साथ साथ तरीका बता रहा हूं कोई न्यूमेरिकल को टैकल करने के लिए। कोई भी न्यूमेरिकल को टैकल करना है तो पहले देखो कि कौन सा पॉइंट से कौन सा पॉइंट तक का मोशन देखना है, ए टू बी देखना है, क्योंकि टोटल टाइम चाहिए। यहां से गया बी पे गिरा, टोटल टाइम कितना लगा। प्रैक्टिकली तो देखेंगे ए और बी एक ही पॉइंट है, सीधा ऊपर के नीचे आया। समझाने के लिए मैं ऐसे कर दिया हूं, ठीक है? तो देखते हैं ये ए टू बी का जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन हुआ उसमें हमें क्या क्या मालूम है। क्या इनिशियल वेलोसिटी मालूम है? इनिशियल वेलोसिटी को u0 कह देते हैं, u0 इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, u0। पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव भाई अपवर्ड था। फाइनल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट बी में क्या वेलोसिटी था? डाउनवर्ड था, तो माइनस u0। एक्सीलरेशन ये तो हरदम माइनस जी होता है। टाइम क्या लगा? टाइम इज t, हम लोग एज्यूम किए जो निकालना चाहते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ए से गया ए पे गिरा, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। इतना सारा डाटा मालूम है, उसमें से हमें t निकालना है। बोलो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि t निकाल पाएंगे? s इज इक्वल टू ut प्लस आप इसका लगा सकते हैं, है ना? v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। तो कौन सा लगाएंगे? v इज इक्वल टू u प्लस 80 वाला आसान दिख रहा है, तो चलो करते हैं v इज इक्वल टू u प्लस 80, v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 हो गया। सबका वैल्यू डालो, v तो हो गया कितना? माइनस u0, u का वैल्यू कितना? u0, a का वैल्यू कितना? माइनस g, t का वैल्यू कितना? t। और सिंप्लीफाई करें, t का वैल्यू निकाले तो मिला 2u0 बाई g। ये आपको याद रखना है। ये हम लोग डिराइव तो किए, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इनिशियल वेलोसिटी दिया रहेगा, अगर पूछेगा बताओ कितना समय लगा उसको ऊपर जाके नीचे आने के लिए, तो आप कहोगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u0 बाई g। समझ में आया? अच्छा चलो देखते हैं अभी दूसरा। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड
मैक्सिमम हाइट अटेन, कितना ऊपर तक गया? अरे मान लो एच हाइट तक गया है, ये मैक्सिमम हाइट तक गया है, इसको नाम देते हैं एच। ये पता करना है कितना ऊपर तक गया। जानने के लिए हमें ए से सी तक का मोशन को देखना पड़ेगा। ए से सी का दूरी कितना है, तो हम क्या कहेंगे, ए टू सी मोशन। क्या निकालना है? एच। चलो पहले देखते हैं कि क्या क्या मोशन पैरामीटर मालूम है। मोशन पैरामीटर मतलब वी यू ए टी एस, दीज आर द थिंग्स। इनिशियल वेलोसिटी कितना था? u0। क्या कोई बताएगा मुझे व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट? हाईएस्ट पॉइंट में फाइनल वेलोसिटी 0 होता है, क्योंकि जाता है ऊपर, रुकता है, फिर गिर जाता है ना। फाइनल हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी हो गया 0। एक्सीलरेशन रास्ते में क्या था? वो तो हरदम आंख बंद करके -g कर देना। और डिस्प्लेसमेंट कितना था? ऊपर की तरफ कितना? h, तो +h। और टाइम तो मालूम नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे, हम जानते हैं कि मोशन सिमेट्रिकल है, ऊपर जाके नीचे आने का पूरा टाइम लगता है 2u0/g, और खाली ऊपर जाने का समय कितना होगा? सिमेट्रिकल मोशन है तो इट विल बी T/2, दैट इज u0/g। उसका आधा समय लगेगा पूरा ऊपर जाके नीचे आने के लिए, 2u0/g, तो अब लगेगा u0/। क्लियर? क्या निकालना था हमें? एच निकालना था। कैसे निकालेंगे भाई? कोई फॉर्मूला है आपके पास? हाँ लगा सकते हैं, एच इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, या फिर कोई दूसरा, हाँ लगा सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। कोई भी फॉर्मूला लगाओ, एच का वैल्यू निकालो। मैं लगाऊंगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। भी तो 0 है, u 0 स्क्वायर है, 2a हो गया -g, s हो गया h, तो क्या मिला h इज इक्वल टू u नॉट स्क्वायर बाय 2g। तो कितना ऊपर तक जाएगा? u नॉट स्क्वायर बाय 2g। समझ में आ रहा है? कितना ऊपर तक जाएगा? u नॉट स्क्वायर बाय 2g। अच्छा, बीट नंबर 3। बीट नंबर 3। अब इसमें मैं निकालना चाहता हूं ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी। कैसे निकलता है? ये निकलता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ऊपर गया नीचे आया, डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, तो एवरेज वेलोसिटी हो गया 0। अगर हम निकालना चाहेंगे ओवरऑल एवरेज स्पीड, तो क्या कहेंगे? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्या कोई मुझे बताएगा ये ऊपर जाके नीचे आने में टोटल डिस्टेंस गया कितना है? अरे गया h, आया h, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2h। कितना टाइम लिया है वो तो हम लोग निकाल चुके हैं, t। चलो दोनों का वैल्यू डालते हैं। 2 इंटू h का वैल्यू क्या था? u नॉट स्क्वायर बाय 2g। t का वैल्यू क्या था? t नीचे था ना, उसका वैल्यू था 2u नॉट बाय g। मारपीट करो इनके साथ, देखो क्या आ रहा है। ये 2 को खाया, एक g दूसरे g को खाया, तो क्या मिल गया? u नॉट बाय 2। तो ओवरऑल एवरेज स्पीड इज हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड। ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी इज 0। कैसे पूछेंगे? क्वेश्चन में बता रहा हूं, कोई चीज को 10 मीटर पर सेकंड में ऊपर फेंका गया, ठीक है, इन कंप्लीट मोशन एवरेज वेलोसिटी ज्यादा है कि जब 20 में फेंकेंगे एवरेज वेलोसिटी ज्यादा है? अरे भाई दोनों में सेम है, और कितना है? 0 है। समझ में आया? लिख लीजिए थोड़ा, इसको और भी आगे बढ़ाएंगे हम लोग। हुआ? इसको और भी अभी आगे बढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा ब्रेक के साथ।